तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस तरीके से वह सामने आए हैं और सरकार को बचाव करना पड़ रहा है, यह दिखाता है कि अगले 5 साल में भाजपा को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। गेंद राहुल गांधी के पाले में है और वह बार बार एक के बाद एक प्रश्न उठाते जा रहे हैं और भाजपा उस बात का जवाब देने में असक्षम नजर आ रही है। पप्पू यादव को अगला प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। पप्पू यादव से बेहतर कोई भी अध्यक्ष नहीं हो सकता है। उनमें पार्टी को खड़ा करने की क्षमता है। 2004 के पहले के शासन को जंगल राज करार देती है। एक पूर्व मंत्री के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है और सरकार की तरफ से शांत बैठा जाता है। कई बार प्रशांत किशोर को नज़दीक से देखा है। वह कभी भाजपा के लिए प्रचार करते देखे गए हैं, कभी वह बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करते हैं, वह कभी कांग्रेस का प्रचार करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वह खुद भविष्य को लेकर आश्वस्त है कि उन्हें करना क्या है। उपेंद्र कुशवाहा जी हो या जीतन राम मांझी, तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन के सहारे अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव हार गए और मांझी जहाँ तक एक सीट पे लोकसभा चुनाव लड़े, वो भी एक दल से गठबंधन करने के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि यह पार्टी अपने दम पर कभी अस्तित्व में आ पाएगी। अगर जनस्वराज को भी आगे चुनावी समर में उतरना है तो मुझे लगता है कि भविष्य में किसी न किसी दल से तो इन्हें गठबंधन करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रविशंकर यादव जी। रविशंकर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। रविशंकर जी, जिस तरह से बिहार में इन दिनों माहौल देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं विपक्ष से कमजोर होता दिख रहा है। जहां तक केंद्र की बात कर रहे हैं तो केंद्र में लगातार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से जो राहुल गांधी फुल अटैकिंग मोड में आ चुके हैं और जिसके कारण कि राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए एक तरफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री होते हुए पूरी मंत्रियों की फहरिस्त खड़ी हो जाती है और उसके बचाव में कहीं ना कहीं, सरकार के बचाव में कहीं ना कहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक को भी उतरना पड़ता। तो क्या माना जाए, राहुल गांधी जिसके बारे में कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अपरिपक्व माना जाता था और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से 100 सीटों से भी कम सीटों पर सिमटने के बावजूद राहुल गांधी में ऐसा क्या बदलाव आया है जो पूरी तरह से सरकार के ऊपर हावी दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, राहुल गांधी को कमतर आंकने की कोशिश भाजपा कर रही थी, ऐसा बिल्कुल है नहीं। जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में पैदल मार्च किया, करीब 4000 किलोमीटर पैदल चले, एक एक लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और उसी तरीके से आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव के बाद भी लगातार वो एक्टिव रह रहे हैं। वह कई जगह का दौरा कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वो सुल्तानपुर गए थे, वहाँ से लौटते हुए के समय उन्होंने एक मोची से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना और दूसरे ही दिन उस मोची के पास एक जूता सिलाई के लिए उन्होंने एक मशीन भिजवाई। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस तरीके से वह सामने आए हैं और सरकार को बचाव करना पड़ रहा है, यह दिखाता है कि अगले 5 साल में भाजपा को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से पिछले 10 साल में उसने एक तरफा शासन किया और अभी तक मैं समझता था कि सवाल पूछने का हक विपक्ष का होता है और उसका जवाब देना सत्ता पक्ष का काम होता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागते रही और उल्टा सवाल विपक्ष से पूछते रही। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद से वापस से गेंद राहुल गांधी के पाले में है और वह बार बार एक के बाद एक प्रश्न उठाते जा रहे हैं और भाजपा उस बात का जवाब देने में असक्षम नजर आ रही है। अब जहां तक कि केंद्र की बात करें, कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी की बात करें तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी ने पूरा नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया है। जो उनकी केंद्रीय कमेटी की टीम है, खड़गे साहब जिस तरह से फ्रंट फुट पे नजर आते हैं, राहुल गांधी एक मतलब कहा जाए कि एक सीनियर लीडर के साथ एक यूथ का जो समन्वय है और जिस तरह से वो कारगर सिद्ध हो रहा है, बिहार में कांग्रेस की दिशा दशा कैसे बदली जा सकती है? क्या बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस को उस लेवल तक पहुंचाने में असफल रह रहे हैं या उससे पहले भी जो भी कांग्रेस के आला कमान बिहार प्रदेश के थे उनमें वो क्षमता नहीं थी? तो क्या ऐसे में पप्पू यादव को आगे आने की आवश्यकता है कांग्रेस में बिहार के उत्थान के लिए?
देखिए, हमारा अगर निजी तौर पर मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा तो मेरा तो यह मानना है कि पप्पू यादव को अगला प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में कोई भी डिसीजन सीडब्ल्यूसी करती है, एक मीटिंग होती है और जब तक आला कमान का फैसला नहीं आएगा तो इसका जवाब देना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि अभी हमारे अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी हैं और हमें उनके ही नेतृत्व में आगे बढ़ना है। जब पार्टी आला कमान किसी दूसरे अध्यक्ष पर विचार करती है तो निसंदेह हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और ने जिस तरह से मेहनत किया, प्रियंका गांधी ने मेहनत किया, तो बिहार में भी उस कदर कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक, क्योंकि बिहार में भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के जो पदयात्रा हुए, उन्होंने जो भी यात्राएं की और जो भी सभाएं की, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। यही कारण है कि कांग्रेस जहां राजद 4 सीट जीती तो कांग्रेस भी 3 सीट निकाल पाने में सफल रही। तो ऐसे में क्या माना जाए कि कांग्रेस में जो संजीवनी उस पदयात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने दी थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लगातार मेहनत करके लोकसभा चुनाव में एक सम्मानजनक सीट दिलाने में सफलता हासिल की थी। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो राहुल गांधी का 2-2 पद यात्रा हुआ, चाहे वो सीमांचल के क्षेत्र में हो, चाहे वो गया और आसपास के क्षेत्र में हो, तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही क्षेत्रों को मिलाकर जो राहुल गांधी का जहां जहां पद यात्रा हुआ तो ओवरऑल 3 सीटें कांग्रेस को मिली। और जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मीसा भारती के समर्थन में राहुल गांधी आए, तो पाटलिपुत्रा जहां से 2 बार से मीसा भारती हार रही थी, वहां से मीसा भारती को जीत सुनिश्चित कराने में कहीं ना कहीं राहुल गांधी का एक महत्वपूर्ण योगदान देखा गया। तो ऐसे में क्या माना जाए कि राहुल गांधी जिस तरह से एनर्जेटिक है, क्या बिहार में भी यूपी के तर्ज पर एक ऐसे एनर्जेटिक नेता की आवश्यकता है जो कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी कांग्रेस को एक संजीवनी देने का काम कर सकती है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा चेहरा नजर आता है? क्या पप्पू यादव उसमें सटीक बैठते हैं, या कोई अंशुल अभिजीत की बात करें वो भी युवा है, या कौन ऐसा चेहरा राहुल गांधी के टीम में कदम से कदम बढ़ाकर मिलाकर उछल सकता है बिहार में? अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो अभी के परिप्रेक्ष्य में पप्पू यादव से बेहतर कोई भी अध्यक्ष नहीं हो सकता है। उनमें पार्टी को खड़ा करने की क्षमता है, जैसा कि उन्होंने निर्दलीय लड़कर और चुनाव जीत कर भी साबित किया है। और आपने देखा होगा कि लगातार वह भी सदन में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई। यह इस सरकार की बहुत बड़ी असफलता है, जो कि बिहार सरकार बार बार 2004 के पहले के शासन को जंगल राज करार देती है। आपने देखा होगा कि इसमें जनता की बात छोड़िए, एक पूर्व मंत्री के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है और सरकार की तरफ से शांत बैठा जाता है। और आपने उस समय देखा होगा कि पप्पू यादव स्वयं मुकेश सहनी के यहाँ दूसरे ही दिन जाते हैं। तो उनसे ज़्यादा एक्टिव नेता तो अभी मुझे विपक्ष में कोई दिख नहीं रहा है। तो अगर भविष्य में कांग्रेस पप्पू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। एक महत्वपूर्ण सवाल और भी पैदा होता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो 90 के दशक में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां थी, वो जनता दल, जो कि आज वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल का स्वरूप ले चुकी है, और जनता दल का दूसरा हिस्सा जो कि जदयू का स्वरूप ले चुकी है, तो कहीं ना कहीं जनता दल और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चुनौती उस समय बनकर आई थी। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड, तो अब तीसरी तरफ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी आ रही है जनसुराज, वो भी एक बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बनकर आ रहे हैं। तो ऐसे में जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर से निपटने के लिए भी क्या अब राहुल गांधी को बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक नई रणनीति तैयार करनी होगी? मुझे नहीं लगता कि जनस्वराज कुछ खास चैलेंजिंग हमारे दल के लिए कर पाएगी, क्योंकि मैंने कई बार प्रशांत किशोर को नज़दीक से देखा है। वह कभी भाजपा के लिए प्रचार करते देखे गए हैं, कभी वह बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करते हैं, वह कभी कांग्रेस का प्रचार करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वह खुद भविष्य को लेकर आश्वस्त है कि उन्हें करना क्या है। वह कभी चुनावी रणनीतिकार बनते हैं और अभी देख रहे हैं कि अभी जनस्वराज नाम से उन्होंने पार्टी बनाने की घोषणा की है। तो मैं इस बात को गंभीरता से नहीं लेता हूँ। बिहार में पहले भी कई लोग पार्टी बनाने की कोशिश कर चुके हैं। आपने 2-3 वर्ष पूर्व देखा होगा कि फ्लूडल्स नाम से एक पार्टी आई थी,
जिसके नेतृत्वकर्ता पुष्पम प्रिया चौधरी थे, उसका भी हाइप बनाने की कोशिश इसी तरीके से बिहार में की गई थी। आपने देखा होगा कि जदयू से निष्कासित एक बड़े नेता जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे, आरसीपी सिंह, वो भी एक पार्टी बनाए थे। बिहार में उसकी भी चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन अंततोगत्वा वह लास्ट में भाजपा ज्वाइन कर गए। तो ऐसी पार्टी बनाने का रिवाज बिहार में चलता रहा है, उससे हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन के सेहत को कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। आपने 2-3 नाम गिनाए, लेकिन 2-3 नाम ऐसे भी है जो अभी अस्तित्व में है, चाहे वो मुकेश सहनी की बात कर लें, वीआईपी पार्टी, और चाहे जीतन राम मांझी की बात कर ले तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो राष्ट्रीय लोक मंच जो अभी वर्तमान में, उससे पहले रालोसपा के वो अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी पार्टियां बनाई और अस्तित्व में है ये पार्टियां। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां आज कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को चुनौती दे रही है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को कमतर आंकना क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस इस तरह से प्रशांत किशोर को कमतर आंक के, क्योंकि वो चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, उनको कमतर आंकना तो क्या कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है भविष्य में? जी बिल्कुल नहीं। जैसे आपने 2-3 दलों का नाम मुझे याद दिलाया, उपेंद्र कुशवाहा जी हो या जीतन राम मांझी, तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन के सहारे अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव हार गए, और मांझी जहां तक एक सीट पे लोकसभा चुनाव लड़े, वो भी एक दल से गठबंधन करने के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि यह पार्टी अपने दम पर कभी अस्तित्व में आ पाएगी। अगर जनस्वराज को भी आगे चुनावी समर में उतरना है, तो मुझे लगता है कि भविष्य में किसी न किसी दल से तो इन्हें गठबंधन करना ही पड़ेगा। जन सुराज की बात आपने कहा है, तो जनक सुराज, आपने भी इस बात का जिक्र किया, तो कभी वो उन्होंने भाजपा का भी चुनाव प्रचार किया, उसके रणनीतिकार रहे हैं। कांग्रेस के भी कई राज्यों में चुनाव प्रशांत किशोर ने संपन्न कराने में, रणनीतियां बनाने, कांग्रेस के लिए भी रणनीतियां बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। यहाँ तक कि टीएमसी के लिए बंगाल में उन्होंने रणनीति बनाई। तो इस तरह से कई राज्यों में और हर पार्टियों के साथ उनको काम करने का अनुभव है। और हर पार्टियों का जो कहा जाए कि एक पॉजिटिव पक्ष और एक निगेटिव पक्ष, दोनों पक्ष उसके पास कहीं ना कहीं पता है उनको। और ऐसे में जब चुनावी रणनीतिकार है, तो उनको जब सामने वाले की कमजोरी पता है, तो वैसे में तो उस पर तो पूरी तरह से हावी हो सकते हैं। तो कांग्रेस को इसके लिए क्या करना चाहिए, आने वाले भविष्य में क्या करेगी? देखिए, चुनाव लड़वाना और चुनाव लड़ना दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। अभी तक प्रशांत किशोर चुनाव लड़वा रहे थे, और कुछ राज्यों में उन्हें उनकी रणनीति को हार का भी सामना करना पड़ा है। जैसे कांग्रेस के लिए ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से गठबंधन कराया था 2017 में, शायद आपको याद होगा। और उन्होंने ही एक खाट महासभा नाम से एक नई योजना चलवाई थी, जो कि पूरे तरीके से विफल साबित हुई। तो यह कह देना कि प्रशांत किशोर का हर योजना सफल हो जाता है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और आपने एक और बात का जिक्र किया कि प्रशांत किशोर हर पार्टी के अंदरूनी बात को जानते हैं। जी बिल्कुल नहीं। पार्टी चुनाव जीतने के लिए उनके साथ आती है, और रणनीतिकार का काम होता है कि पार्टी को चुनाव कैसे लड़ा जाए, उस पर विमर्श करना। अंदरूनी बात पार्टी के इंटरनल मेंबर को सिर्फ पता होती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस में भी उनके शामिल होने की बात हुई थी। वह एआईसीसी गए थे, राहुल गांधी जी से स्वयं मिले थे, फिर उन्होंने बाद में नकार दिया था। वह कुछ दिन के लिए जदयू भी ज्वाइन किए थे। तो पहले भी उन्होंने नेता बनने के प्रयास किया था, जिसमें वह असफल रहे। मुझे लगता है कि जनस्वराज भी इसी तरीके से असफल साबित होगा। आप देखिएगा कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद जनस्वराज का नामो निशान मिट जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल पूर्णिया लोकसभा सीट से निकल कर आती है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है कांग्रेस का नाम लेकर, यानी राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी का नाम लेकर, लालू यादव का नाम लेकर वहां चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्णिया से अगर पप्पू यादव को कांग्रेस से अलग कर दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि पूर्णिया की जनता ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को वहां से जीत का सेहरा बंधाया। और उस पूर्णिया में ही जो अगला विधानसभा उपचुनाव हुआ, पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में भी, वहां भी एक निर्दलीय प्रत्याशी को जनता ने अपना मैंडेट दिया। तो उसके बाद से, इन दोनों ही चुनावों के बाद से पूरे बिहार में एक नई जो बहस छिड़ चुकी है, वो है कि जनता तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। क्या वाकई बिहार की जनता अब दोनों ही प्रमुख गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन से उठकर अब तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है? नहीं, आप किसी एक जिले या एक लोकसभा में जीत या हार देखकर यह नहीं कह सकते कि कोई तीसरा दल उभर कर सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के पहले में भी तीसरे मोर्चे की बात उठकर सामने आ रही थी, लेकिन अंततोगत्वा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच ही चुनाव हुआ।
हाँ, यह बात ज़रूर होता है कि कुछ प्रत्याशियों की वजह से वहाँ की जनता असहमत होती है और उन्हें लगता है कि यह मेरे पार्टी जिस पार्टी का वो वोट बैंक है, उससे ज़रूर सहमत होती है। पर जो वहाँ के पार्टी के द्वारा उतारे गए उम्मीदवार होते हैं, उनसे वो नाखुश होते हैं, जिनकी वजह से एक तीसरे उम्मीदवार को एज मिलता है, जैसे कि काराकाट में हुआ। आपने देखा होगा कि पवन सिंह के ही उतरने के कारण शायद उपेंद्र कुशवाहा को हार मिली, वरना सभी लोग मान के चल रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं जीत जाएँगे। तो कभी-कभी पार्टी से अलग देखकर भी जनता कभी-कभी उम्मीदवार से नाखुश होती है, जिसकी वजह से तीसरे उम्मीदवार जीतते हैं। इससे यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि जनस्वराज का भविष्य बिहार में दिखाई देने लगा है। अभी हमें 1 से डेढ़ साल का इंतज़ार करना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव का इंतज़ार करना होगा। उसके नतीजे क्या आते हैं, उसके बाद ही हम देख पाएँगे कि जनस्वराज का बिहार में क्या भविष्य है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि प्रशांत किशोर जातीय जो आधारित राजनीति है, उसका कहीं न कहीं जोर-शोर से इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी किसी जाति विशेष पर आधारित नहीं होगी और हमारी पार्टी में सभी जातियों को उसकी जनसंख्या के आधार पर उसको भागीदारी मिलेगी और जो उन्होंने ऐलान किया है कि उसकी पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे, उसके लिए जो उन्होंने पैमाना तय किया है कि 5 भागों में जातीय आधारित 5 भागों में बाँटकर और हर साल एक अध्यक्ष का जो रोटेशन है, जातीय आधारित करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये जातीय कार्ड प्रशांत किशोर द्वारा खेला जाने के बाद जो बिहार की अन्य पार्टियों की राजनीतिक और जातीय आधारित राजनीति है, उसको कहीं न कहीं आघात पहुँचाएगी। एक तरफ तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि वह जातिगत राजनीति नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे उनके बातों में ही विरोधाभास नज़र आता है। अगर वो जातिगत राजनीति नहीं करना चाहते हैं, तो वो इस बात को क्यों उठा रहे हैं कि अगले 5 साल में वो अलग-अलग जाति से 5 प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। उन्हें मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए थी। उन्होंने बिहार में किस चीज़ की संभावना है, विपक्ष या सरकार कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उससे बात उठाना चाहिए था। लेकिन वो तो खुद जाति की बात कर रहे हैं। जैसे ही वो ये बात करते हैं कि हम अलग-अलग जाति से अलग-अलग अध्यक्ष बनाएँगे, वहीं जातिवाद का बात सामने आ जा रहा है। तो जातिवाद से अलग हटकर प्रशांत किशोर जी भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं से जनता को सिर्फ बड़गलाने का प्रयास हो रहा है। आखिरी सवाल, आगामी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस पूरी तरह से अपने नए स्वरूप में नज़र आएगी? बिल्कुल। जहाँ तक संभावना जताई जा रही है और कांग्रेस के इंटरनल स्रोत बताते हैं कि अगले 6 से 7 महीने में शायद प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो जाए और पप्पू यादव नए अध्यक्ष बनकर आए। और इस बार देखिएगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जिस तरीके से लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है, उससे कहीं और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना इस बार की है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रविशंकर यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इंडिया गठबंधन के लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से एक नई जोश और ऊर्जा के साथ पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के एक मजबूत घटक दल के रूप में उभरेगी और 2025 विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ लड़कर उसमें विजय हासिल करेगी और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार 2025 में बनाने में सफल रहेगी। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।